हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको डेली पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध आ जाती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टडी पाठशाला को, तो इसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के डेली लेक्चर्स के लिए। तो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। हम सबसे पहले अपने कल के अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। कल के अभ्यास प्रश्न में आपसे दो प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न था, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है? तो सही उत्तर है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। दूसरा प्रश्न था, इनमें से किस देश के साथ सिक्किम राज्य की सीमा लगती है? तो सिक्किम राज्य जो है नेपाल, भूटान, चीन तीनों देश के साथ अपनी सीमा बनाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलो देख लेते हैं मैप में लोकेशन सिक्किम की। तो यहाँ पर देखो, ये सिक्किम भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है ये, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है सिक्किम अपना। देखो यहाँ पर नेपाल के साथ, यहाँ पर है भूटान और यहाँ पर चाइना है। तो तीन देशों के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और अगर हम राष्ट्रीय सीमा की बात करें, यानी भारत के किस किस राज्य से सिक्किम सीमा बनाती है, तो यहाँ पर देखो, भारत के अगर राज्यों में हम बात करें तो सिर्फ पश्चिम बंगाल जो राज्य है, यानी वेस्ट बंगाल, देखो यहाँ तक आया हुआ है वेस्ट बंगाल, तो सिर्फ पश्चिम बंगाल ही जो है जो सिक्किम से अपनी सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल के अलावा कोई भी भारत का राज्य सिक्किम से सीमा साझा नहीं करता है। और आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेपाल और भूटान जो दोनों देश हैं, इन दोनों के बीच में भारत का कौन सा राज्य है? तो यहाँ पर देखो, ये है नेपाल और यहाँ पर है भूटान, इन दोनों के बीच में हमारा सिक्किम राज्य है, याद रखना। सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा आज का करंट अफेयर्स का, प्रतिवर्ष यौन हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो यौन हिंसा उन्मूलन दिवस जो है प्रतिवर्ष 19 जून को मनाया जाता है। डिटेल्स कवर करते हैं हम। तो संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंग्लिश में अगर बात करें तो इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, प्रतिवर्ष ये कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 19 जून को मनाया जाता है। यह दिवस संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा जैसे बलात्कार, जबरन वैश्यावृत्ति, जबरन गर्भपात इत्यादि का अंत करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, इसने 19 जून 2015 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी, याद रखना। और अभी कल ही या परसों की न्यूज़ थी कि जो भारत जो है हमारा 8वीं बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य बना है। तो उस पर मैंने हमारे चैनल पे स्पेशल वीडियो अपलोड कर दिया है, जो कि मैम के द्वारा बनाया गया। काफ़ी अच्छे से मैम ने उस वीडियो में समझाया हर एक चीज़ को, तो आप उसे जरूर देखिएगा एक बार। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो इसका 75वां सत्र आयोजित होने वाला है, तो इसका अध्यक्ष पूछा जा रहा है आपसे। तो इसके अध्यक्ष बने हैं वॉल्कन वोजकीर, याद रखना। और टीएस त्रिमूर्ति जो है इस संयुक्त राष्ट्र में हमारे साथ स्थायी सदस्य बने हैं, यानी अम्बेसडर बने, स्थायी प्रतिनिधि, याद रखना टीएस त्रिमूर्ति का नाम। अगर आपसे कोई पूछ दे कि संयुक्त राष्ट्र में हमारा भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो है टीएस त्रिमूर्ति जी। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो, तुर्की के राजनयिक वॉल्कन बोजकिर को यूनाइटेड नेशन महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र जो है 2020 का जो साल है, इसके सितंबर महीने से आरंभ होगा। और वह वर्तमान महासभा अध्यक्ष जो है तिजानी मोहम्मद बंदे, उनसे पदभार संभालेंगे, यानी तिजानी मोहम्मद बंदे का स्थान लेंगे वॉल्कन बोजकिर जी, जो कि तुर्की के राजनयिक है, याद रखना। महासभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो महासभा के अध्यक्ष बनते हैं उनका कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है, याद रखना। टर्की की बात हुई यहाँ पर, तो टर्की के बारे में जान लेते हैं। टर्की की राजधानी है अंकारा, यहाँ की मुद्रा है टर्किश लीरा, और यहाँ के राष्ट्रपति है रजब तैयब एर्दोगान, याद रखना। एर्दोगान जी जो हैं ये टर्की के राष्ट्रपति हैं। चलो आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के बारे में देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है। तो संयुक्त राष्ट्र एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य करती है। इसका स्थापना हुआ था 1945 में। इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में, और इसके भी महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं, याद रखना। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, ये भी पता होना चाहिए आपको। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर सदस्य देश टोटल कितने संयुक्त राष्ट्र में? तो 193 हैं। 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। यहाँ पर देखो एंटोनियो गुटेरेस की तस्वीर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस शहर में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया गया है? तो किस शहर में एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया गया, ये बताना है आपको, जो कि आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देगा। तो ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। डिटेल्स कवर करते हैं। यहाँ पर देखो, ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने आईसीयू बेड
और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन एयर वेंटी लॉन्च की है। और ग्रेटर मुंबई नगर निगम जो है इसके लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को आर्कवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने प्रोबिटी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर विकसित किया है। एंड इस ऐप का उद्देश्य क्या है, तो इस ऐप का उद्देश्य है आईसीयू बेड और वेंटिलेटर्स के समग्र आंकड़ों की सटीक जानकारी उपलब्ध कराना। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि मान लो जो भी राज्य में हॉस्पिटल है उसमें बताया जाएगा कितने जो आईसीयू बेड और वेंटिलेटर खाली है या कितना उनका आंकड़ा है, उसकी सटीक जानकारी देगा ये ऐप। आईसीयू की फुल फॉर्म देख लो, आईसीयू की फुल फॉर्म है इंटेंसिव केयर यूनिट, हिंदी में बोलते हैं गहन चिकित्सा केंद्र। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है यूरोपियन चैंपियनशिप 2022 के टूर्नामेंट में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है। तो जो यूरोपियन चैंपियनशिप होगा 2022 का, उस टूर्नामेंट में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है, तो यहाँ पे 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। आगे हम नाम जानेंगे। यहाँ पर देखो यूरोपियन चैंपियनशिप 2022 की बात हो रही है, तो यह चैंपियनशिप कब आयोजित की जाएगी, तो यह चैंपियनशिप जो है 11 से 21 अगस्त तक 2022 में आयोजित की जाएगी। कहाँ पर आयोजित होगी ये, तो जो जर्मनी का म्यूनिक है वहाँ पर आयोजित होगी, याद रखना। और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, पता होना चाहिए आपको। और एंजेला मर्कल जो है जर्मनी की चांसलर है, ये भी पता होना चाहिए। इस टूर्नामेंट में पहले सिर्फ 5 खेल थे, कौन कौन से, ट्रैक और फील्ड, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक, रोइंग और टॉर्थलॉन, याद रखना। 5 खेल पहले से इस टूर्नामेंट में खेले जाते थे और 4 नए खेलों को शामिल किया गया, वो कौन कौन से हैं, तो बीच वॉलीबॉल, कैनो स्प्रिंट, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और टेबल टेनिस को शामिल किया गया है। इस टूर्नामेंट में स्विमिंग की भी बात की जा रही थी कि स्विमिंग को भी शामिल किया जाए, लेकिन स्विमिंग को यहाँ पर इस टूर्नामेंट में जो है स्थान नहीं मिला है, याद रखना। चलो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी, तो महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी जो है हमारा देश भारत करेगा, याद रखना। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी जो है भारत को दे दिया है, याद रखना। एंड यह टूर्नामेंट जो है 42 साल के बाद भारत में आयोजित होगा। इससे पहले जो है टूर्नामेंट है 1979 में आयोजित किया गया था, तब 1979 में भारत ने मेजबानी किया था। और उसके बाद अब कब मेजबानी करेगा, 2022 में करेगा। और जो 1979 में जो भारत ने मेजबान किया था इस टूर्नामेंट का, तब भारत की टीम जो थी रनर अप रही थी, यानी फाइनल में हार गई थी। इस टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा लेंगी, याद रखना। और अन्य जो टूर्नामेंट भारत में आयोजित हो चुके हैं या आयोजित होने वाले उनको देख लो, तो फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप जो है 2021 का, इसकी मेजबानी भारत में ही होगा। भारत ने साल 2016 में एएफसी अंडर-16 चैंपियनशिप का आयोजन किया था और साल 2017 में फीफा अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी की थी भारत ने, याद रखना। चलो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है किस बैंक के द्वारा अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाया जाएगा। तो किस बैंक का ऐसा कहना है कि वो जो लोन प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से डिजिटल बना देगा, तो इस बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, याद रखना। चलो आगे देख लेते हैं डिटेल्स। यहाँ पर देखो, भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ऋण देने की पूरी प्रक्रिया का पूरी तरह से डिजिटलीकरण करने का फैसला किया है, जिसमें होम, कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, पर्सनल और ऑटो लोन शामिल है, याद रखना। और हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा का पता होगा आपको विजया बैंक और देना बैंक के साथ विलय हो चुका है, ये भी याद रखना। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में किन 2 बैंकों का विलय हुआ है, तो विजया बैंक और देना बैंक है। आगे जानेंगे हम बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना हुआ था 1908 में। इसका मुख्यालय जो है गुजरात के वडोदरा में है। इसके एमडी और सीईओ है संजीव चड्डा और चेयरमैन है हसमुख अधिया, याद रखना। और बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन है इंडिया इंटरनेशनल बैंक, ये जरूर याद रखना, इस तरह की टैगलाइन पूछी जाती है एग्जाम में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में कोविड-19 के परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब किसने लॉन्च की है। तो मोबाइल लैब लॉन्च किया गया है कोविड-19 के परीक्षण के लिए, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया आपको बताना है। तो ये लॉन्च किया गया जो भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनके द्वारा। डॉक्टर हर्षवर्धन जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है दिल्ली का चांदनी चौक है, याद रखना। नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तर प्रदेश की वाराणसी। अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है गुजरात का गांधीनगर। और रमेश पोखरियाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तराखंड का हरिद्वार, याद रखना। चलो आगे देखते हैं डिटेल्स। यहाँ पर देखो, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना टेस्ट के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है। एंड इस मोबाइल लैब का इस्तेमाल ऐसी जगहों पर किया जाएगा जहां पर लैब की सुविधा नहीं है, जैसे कि मान लो गांव कस्बों में लैब की सुविधा नहीं है, तो ये जो मोबाइल लैब है इसका इस्तेमाल गांव और कस्बों में ज़्यादा किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारे देश में फरवरी में सिर्फ 1 लैब थी, लेकिन आज कितने लैब हो चुके हैं, 953 लैब हो गए हैं। और इनमें से करीब जो है 700 लैब जो है सरकारी है, याद रखना, जिससे कोरोना टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेंगे। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड केयर होम्स की स्थापना करने की घोषणा की है? तो कौन सा ऐसा राज्य जो है कोविड केयर होम्स बनाएगा, यानी कोविड जो 19 जो बीमारी है उन सब लोगों को रखने के लिए अलग से घर बनाएगा? तो यह है उड़ीसा सरकार। याद रखना, उड़ीसा के फैक्ट्स हम आगे जानेंगे, पहले डिटेल्स देख लो। तो उड़ीसा सरकार ने घोषणा की है कि कोरोना वायरस की स्थिति पर नजर रखने के लिए राज्य भर में कोविड केयर होम बनाए जाएंगे और वार्ड स्तरीय समितियां गठित की जाएंगी। मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक हैं उन्होंने कहा कि हमने सभी लगभग 6,798 ग्राम पंचायतों में कोविड केयर होम बनाने का निर्णय लिया है और हर होम में लगभग 10 से 20 लोग ठहर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में इन कोविड केयर होम में 70,000 लोग आ सकते हैं और सर्दी जुकाम खांसी बुखार जैसे कोरोना के लक्षण दिखने पर लोगों को इन होम में रखा जाएगा और जांच में जिस किसी के संक्रमण की पुष्टि होगी उसे विशेष कोविड-19 अस्पताल में ले जाया जाएगा। आगे देखते हैं उड़ीसा के फैक्ट्स। तो उड़ीसा के देखो स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा का स्थापना हुआ था। राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, राज्यपाल है गणेशी लाल। उच्च न्यायालय इसका कटक में है। सीमाएं साझा करता है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ। यहाँ पे नदियां महत्वपूर्ण है, महानदी सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, ऋषिकुल्या। और महानदी पे आपको पता होगा हीराकुंड डैम भी है जो कि भारत का सबसे लंबा डैम है। द्वीप की अगर बात करें तो एक व्हीलर द्वीप है जिसका नाम अब बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है, याद रखना। झील में काफी ज्यादा फेमस है चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है। बंदरगाह या यहाँ पे प्रादीप है, याद रखना। 2 हवाई अड्डे हैं, एक तो बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि भुवनेश्वर में है और एक वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट है झारसुगुड़ा में। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान जो है वो भी उड़ीसा के कटक में है और हाल ही में भौगोलिक संकेतक मिला था यहाँ के कंधमाल, हल्दी और रसगुल्ला को, याद रखना। उड़ीसा के चांदीपुर से मिसाइल का परीक्षण भी किया जाता है, पता होना चाहिए आपको। और चंद्रानी मुर्मू जो है ये भी उड़ीसा से बिलोंग करती हैं और ये भारत के सबसे युवा सांसद बनी हैं और ये बीजू जनता दल पार्टी की हैं, याद रखना। उड़ीसा में राज्यसभा सीटें 10, लोकसभा सीटें 21 और विधानसभा सीटें 147। नेशनल पार्क उड़ीसा के जरूर याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे नेशनल पार्क है भितरकनिका, सिंपलीपाल और कांगेर घाटी। और कोणार्क मंदिर जो है उसे 10 रुपये के नोट पर चित्रित किया गया है। अगर आपने 10 रुपये का नोट देखा होगा तो उस पर कोणार्क मंदिर बनाया गया है, देख लेना आप। और 1 अप्रैल को हम उत्कल दिवस मनाते हैं यानी ओडिशा दिवस मनाते हैं, आप सभी को पता होगा। यहाँ पे देखो उड़ीसा का मैप है। आगे देखते हैं, आगे कल के प्रश्नों का रिवीजन है तो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। भारत कितने साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो कितने सालों के लिए चुना गया है? तो जो भी अस्थायी सदस्य होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्हें 2 साल के लिए चुना जाता है। इस पर हमने स्पेशल वीडियो बनाया, उसे जरूर देखिएगा। हाल ही में खबर में रहे गलवान घाटी कहाँ पर है? तो जो हमारा इंडियन टेरिटरी लद्दाख में वहां पर है। हाल ही में किसके द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी किया गया? तो जारी किया गया अंकटाड के द्वारा। हाल ही में किस राज्य से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत हुई है? तो ये बिहार के खगड़िया जिला से शुरुआत हुई है इसकी। आगे देखते हैं, हाल ही में चौथे युवा एशियाई पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा बहरीन। हाल ही में किस राज्य के द्वारा 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया गया है? तो 18 जून को मास्क दिवस मनाया है कर्नाटक राज्य ने। द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रूस की राजधानी मॉस्को में, याद रखना। हाल ही में बीसीसीआई के लोकपाल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है DK जैन और ये बीसीसीआई के पहले लोकपाल भी हैं, इनका भी नाम याद रखना जरूर। आप आपके लिए आज का अभ्यास प्रश्न आ गया जिसका उत्तर आप दोनों का प्रश्नों का नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में? किस राज्य के द्वारा 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया गया है? तो काफी इजी प्रश्न है। ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। दूसरा प्रश्न है, इनमें से किस राज्य से बिहार की सीमा नहीं लगती है? तो बिहार जो राज्य है कौन से राज्य से सीमा नहीं बनाती है? ऑप्शन है झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका प्रश्न का उत्तर जो है आपको मैं कल बता दूंगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं हम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। काफ़ी कम लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, पहले लगभग 100 के आसपास लोग देख ले रहे थे, अभी लगभग 40-50 तक लोग ही देख रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़े। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।